डिस्ट्रिक्ट लेवल के टाइटल्स मैंने जीते और फिर 97 में मैंने जूनियर मिस्टर पाकिस्तान यहाँ पे पीसी बुरबन में एक कंपटीशन हुआ था। वो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था, मतलब नेशनल लेवल का। उसके बाद फिर और कॉम्पिटिशन्स बेसिकली मैं पाकिस्तान अमेच्योर बॉडी बिल्डर्स गिल्ड के प्लेटफॉर्म से मैं अक्सर मैंने कॉम्पिटिशन्स कम्पीट किए। मिस्टर टॉप 10 मैंने जीता 2006 में, और उससे पहले फिर जो है ना मेरी सिलेक्शन हुई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म से। 2004 में मैंने इंडिया पाकिस्तान कॉम्पिटिशन में सिल्वर मेडल लिया। सर आपने नेशनल लेवल पे भी कम्पीट किया और इंटरनेशनल लेवल पे भी। नेशनल लेवल पे क्या चीज़ें हमारे पास कम हैं और इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स किस लेवल के हैं? अगर आप पर्टिकुलरली बॉडी बिल्डिंग की बात करें ना, बॉडी बिल्डिंग तो एक बहुत आप आजकल बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई टोटली जो है ना। ये पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग होती थी। हेल्थ वाइज बॉडी बिल्डिंग को कहीं और लेके जा रहे, ठीक है। अब मैंने बहुत सारे मतलब ऐसे लोगों ने इसको हाईलाइट भी किया है, बल्कि एक बहुत बड़ी हकीकत है हमारे। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर आप देख लें तो बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स जो कि कॉम्पिटिशन्स में बहुत फिट होते हैं, लेकिन आप उनको मेडिकली अगर उनकी एग्जामिनेशन करें तो वो बहुत अनफिट और रिस्क पे साबित हो जाएंगे, बल्कि उनको ज़रूरत होगी कि उनका आप इलाज कराएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गाइस, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से टाइटल्स विन किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी ये एक इंस्टीट्यूट रन करें जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स प्रोड्यूस करें, सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, लाइक बॉडी बिल्डिंग को प्रोफेशनलिज्म में लेके आ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं सर मोहम्मद। सर मोहम्मद, सबसे पहले आप बताएं आपने जर्नी स्टार्ट कहाँ से की, कहाँ से आपके माइंड में आया कि यार फिटनेस की फील्ड में आना है, और जब जर्नी स्टार्ट की लाइक आपने इतने टाइटल्स विन किए में कितनी हर्डल्स आई, कितनी अचीवमेंट्स की इस जर्नी में, सब बता दें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद। बेसिकली मेरा नाम सैयद मोहम्मद है, सईद, ठीक है। सबसे पहले आपके कई सारे क्वेश्चंस थे, मतलब इसमें एक ही क्वेश्चन में आपने बहुत सारी चीज़ें पूछी। मैं आपको पहले बताता हूँ कि कैसे मैं इसमें आया हूँ, ठीक है। तकरीबन कोई 90s के अर्ली 90s में मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, जब मैं स्कूल स्टूडेंट था बल्कि, तो मुझे बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। शौक मुझे इसलिए चढ़ा कि मैं बहुत ज़्यादा वीक था, मतलब कोई इतनी मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। ज़ाहिर है उस ज़माने में इतने कोई इक्विपमेंट्स और इतने जदीद कोई सहूलियात तो नहीं थी, जिम्स भी नहीं थे। तो बड़े एक छोटे से लेवल पे जो देसी जिम होते हैं वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक हुआ, तो मैं ऑब्वियसली एक्टोमार्फिक मेरा एक स्ट्रक्चर था, जो कि एक स्लिम स्ट्रक्चर होते हैं, तो मसल्स वगैरह ज़्यादा जल्दी निकले। तो फिर तकरीबन 1 साल ही मुझे लगा कि मैंने एक जूनियर लेवल के वहाँ पे उस टाइम कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो कॉम्पिटिशन्स तो आपको पता है कि 90s की ज़माने की अगर बात करें तो तब तो ये सारे जो कॉम्पिटिशन और यूज़ ऑफ सब्सटेंसेस ये चीज़ें बिल्कुल नहीं थी, और बल्कि हाई लेवल पे थी। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ नहीं था, ना हम इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते थे। तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग होती थी, मेरे कहने का मकसद ये। तो मैंने कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करना शुरू किया। तो जूनियर टाइटल से ज़ाहिर बात है जैसे कि एक वो होता है। तो 94, 95, 96 में मैंने मिस्टर कोयटा, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ कोयटा से, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के टाइटल्स मैंने जीते। और फिर 97 में मैंने जूनियर मिस्टर पाकिस्तान यहाँ पे पीसी बुरबन में एक कंपटीशन हुआ था। वो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था, मतलब नेशनल लेवल का। उसके बाद फिर और कॉम्पिटिशन्स बेसिकली मैं पाकिस्तान अमेच्योर बॉडी बिल्डर्स गिल्ड के प्लेटफॉर्म से मैं अक्सर मैंने कॉम्पिटिशन्स कम्पीट किए। तो वो एक नेचुरल एसोसिएशन था जिसमें जो सब्सटेंसेस वगैरह जैसे ड्रग्स का यूज़ था वो बहुत कंट्रोल था काफ़ी हद तक, ठीक है। तो उसके बाद 2000 के बाद मैंने मतलब मिस्टर पाकिस्तान भी जीता, मिस्टर बलूचिस्तान भी जीता अपने प्रोविंस से, और उसके बाद मिस्टर टॉप 10 मैंने जीता 2006 में। और उससे पहले फिर जो है ना मेरी सिलेक्शन हुई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म से। 2004 में मैंने इंडिया पाकिस्तान कंपटीशन में सिल्वर मेडल लिया, और फिर मैं इंडिया गया, वहाँ पे वाबा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल आया। और इसके अलावा फ़िलिपीन में मैंने 2011 में कंपटीशन की, एशिया पैसिफिक, उसमें भी 6 क्लास में 6 मेरी पोजीशन आई।
तो कंपटीशन इंटरनेशनल मैंने इतने ही किया है, मतलब कोई टाइटल तो नहीं है, लेकिन जस्ट एक पोजीशंस वाइज जो है ना मेरे करियर को मैंने वहाँ तक ले गया। बाकी बात है बेसिकली बॉडी बिल्डिंग में मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी प्रोड्यूस किए जो कि टाइटल होल्डर भी है, मतलब जूनियर मिस्टर पाकिस्तान और प्रोविंशियल लेवल के जो टाइटल के वो थे मेरे स्टूडेंट्स में, वो भी टाइटल विनर्स हैं। लेकिन उसके बाद तकरीबन कोई अराउंड 2010 मैंने फिर बॉडी बिल्डिंग की जो कोचिंग है वो और उससे थोड़ा सा हाथ खींच लिया और फिटनेस के अंदर जो है मैं इसकी मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था फिटनेस के, तो तभी मैं फिटनेस में आ गया हूँ। तो फिटनेस में तब से मैंने अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू की। स्पोर्ट्स साइंसेज में मैं अभी पीएचडी स्कॉलर हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ। और उसके अलावा मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, मल्टी सर्टिफाइड, उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मैं बता दूँ मैं रहता हूँ। तो अभी एक एकेडमी भी रन कर रहा हूँ जो कि तकरीबन कोई पिछले 8 साल से मैं रन कर रहा हूँ, 2015 से। थ्रू आउट पाकिस्तान मेरे मोर देन 300 सर्टिफाइड स्टूडेंट्स है कराची और पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा हम अपने एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जो इनिशियल सर्टिफिकेशन है जो कि फाउंडेशनल है हमारे डेमोग्राफिक के पर्सपेक्टिव से, हमने लेवल 1 लेवल 2 और कई सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी स्टार्ट किए हुए। तो ये फिलहाल एकेडमिक मेरे जो एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा आपको ये भी था कि क्या हर्डल्स थे। बिल्कुल। तो बॉडी बिल्डिंग में तो ऑब्वियसली हर्डल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो आपका बॉडी बिल्डिंग गेम ही ऐसा ही है कि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंस चाहिए आपको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको अफोर्ड करना चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो बॉडी बिल्डिंग तो बहुत महंगी होगी। स्पेशली आजकल के जो दौर में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होगी, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा डाइट भी लेना होता है, आजकल तो सप्लीमेंटेशन का भी अलग सा खर्चा है। और अगर लोग जो है ना इलीगल सब्सटेंसेस की तरफ जाए तो वो तो मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, उसका और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि नहीं करने चाहिए, उस तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा सबसे इसका जो पहला हर्डल है वो फाइनेंशियल है। सेकंड इसका जो सबसे बड़ा हर्डल है आपके पास वो उस लेवल की एक्सपर्टीज नहीं है। हमारे पास एक्सपर्ट अगर है भी तो वो बहुत रिस्कफुल है, बिल्कुल है। बहुत सारे, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स को गलत तरीके से अगर कोई प्रमोट करते तो उनको इंडोर्स तो कम से कम एटलीस्ट मैं नहीं करता हूँ। वैसे ही बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, चाहे बॉडी बिल्डिंग के कोचेस भी है, उस्ताद है, लेकिन ठीक है वो ट्रेनर्स तो बॉडी बिल्डर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, बड़े स्टेजेस पे कॉम्पिटिशंस भी कर लेते हैं, लेकिन उनमें दे लेक द एग्जैक्ट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू बिल्ड द ट्रेनर्स, हाउ टू बिल्ड द चैंपियंस जो कि बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनको कैसे आपने बिल्ड करना है, उनकी थ्रू आउट जो है ना उनकी डाइट की, उनके ट्रेनिंग के रिक्वायरमेंट, एक पीरियडाइज्ड प्लान के थ्रू आप कैसे उसको लेके चलते हैं। ये इस चीज़ की बहुत बड़ी फुकदान है हमारे ट्रेनर्स में और कोचेस में, पर्टिकुलरली जो बॉडी बिल्डिंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा वीक है इस साइड से। तो यही चीज़ें जो है ना, जाहिर बात है हम एक ही डेमोग्राफिक एक ही कंट्री में रहते हैं, तो उसमें यही इशू जो है ना हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा ये कॉमन है कि हमारे ट्रेनर्स जो है ना वो वेल इक्विप्ड नहीं है विद ऑथेंटिक एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। सर आपने नेशनल लेवल पे भी कम्पीट किया और इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे क्या चीज़ें हमारे पास कम है और इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स किस लेवल के हैं? अगर आप पर्टिकुलरली बॉडी बिल्डिंग की बात करें ना, बॉडी बिल्डिंग तो एक बहुत आप आजकल बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई टोटली जो है ना, ये पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग होती थी। आजकल तो ये है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा है कि एक आम बॉडी बिल्डर भी अगर चाहें कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स करे तो वो साल में 2-3 कॉम्पिटिशन आराम से कर सकता है, इफ़ दे कैन अफोर्ड। अगर वो आपको इतना मेंटेन कर सकता है तो आप इजीली इनविटेशन मंगवा सकते हैं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको इनवाइट कर लेता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पाकिस्तान लेवल भी अगर देखें तो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बन गए, फेडरेशंस भी बहुत सारे, कोई 4-5 तो बड़े बड़े फेडरेशंस काम करें, तो आप किसी में भी जो है ना वो सिलेक्ट होकर जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पार्टिसिपेशन, इंटरनेशनल फोरम्स की जो रीच आउट है हमारी बढ़ गई है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो दूसरा इसका फैक्टर है ये अच्छा नहीं है, मतलब हम हेल्थ वाइज बॉडी बिल्डिंग को कहीं और लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बहुत सारे मतलब ऐसे लोगों ने इसको हाईलाइट भी किया है, बल्कि एक बहुत बड़ी हकीकत है हमारे, अगर आप कॉम्पिटिटिव
लेवल पे अगर आप देख लें तो बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स जो कि कॉम्पिटिशन्स में बहुत फिट होते हैं, लेकिन आप उनको मेडिकली अगर उनकी एग्जामिनेशन करें तो वो बहुत अनफिट और रिस्क पे साबित हो जाएंगे, बल्कि उनको ज़रूरत होगी कि उनका आप इलाज कराएं। तो ये एक बड़ी मनफी पहलू है हमारे टाइम के साथ साथ जो बॉडी बिल्डिंग इवॉल्व कर रहा है वो गलत तरीके से इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर वो नेचुरलिज्म खत्म हो गया, वो सब्सटेंस का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो कि अच्छा नहीं है, मतलब खतरनाक चीज़। ठीक है सर, आप बेसिकली एक बॉडी बिल्डिंग को प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं, ना कि नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग करो सो जाओ, बॉडी बिल्डिंग करो सो जाओ। आप एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ ला रहे हैं, इसको स्पोर्ट्स में कंसिडर करवाना चाह रहे हैं। तो जैसे ये सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी सर्टिफाइड ट्रेनिंग? देखिए, बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज़ है, ये फिटनेस इंडस्ट्री टोटली एक इंटायरली जो है ना सेपरेट इंडस्ट्री है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग मैंने आपको बताया कि वो एक अलग डिसिप्लिन है, उसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस चाहिए, उसका एक अलग पाथवे है, मतलब आप एक अलग तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं और आप एक पीक तक जाना चाहते हैं और आपको एक अलग सा जो है ना स्कोप मिल जाता है। वर्ल्ड वाइड भी आप जा सकते हैं आजकल, अगर आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। वाइल फिटनेस इज इंटायरली समथिंग एल्स। फिटनेस में आप देखे होंगे, बॉडी बिल्डिंग में आप देखें, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ना हो, आपके पास टाइटल ना हो, आपके पास नॉलेज ना हो, तो आप एक अच्छे कोच नहीं बन सकते। लोग उनको कंसिडर नहीं करते उस्ताद। ठीक है, वाइल अबाउट फिटनेस, अगर फिटनेस की आप बात करें तो ऐसे भी आपको ट्रेनर्स नजर आएंगे जिनको अपीरेंटली वो आपको कहीं से भी नहीं लगते कि वो शायद उनके ना कोई आर्म्स बने होंगे, ना उनकी कोई फिगर ऐसे मस्कुलर फिगर नहीं होती है, इल्ला माशाल्लाह जो अच्छे ट्रेनर्स होते हैं वो अपना बना लेते हैं। तो इसके लिए ये चीज़ शर्त नहीं है। फिटनेस के लिए जो सबसे बड़ी शर्त है वो है आपका नॉलेज, जो आपका स्पेसिफिक एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, और साथ में आपकी स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटी है, वो आपको प्रूव करता है कि आप कितने अच्छे ट्रेनर हैं। अब इसकी जो है ना हमारे कंट्री में, हमारे पाकिस्तान में अगर आप देख ले, अनफॉर्चुनेटली बाकी दुनिया से बहुत हम पीछे हैं इस हवाले से भी, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ जो है ना फिटनेस ट्रेनर बनने का कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। उसकी वजह ये कि ना तो हमारे पास कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है नेशनल लेवल पे, और न ही हमारे कंट्री में अभी तक कोई इंटरनेशनल कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी की कोई बॉडी मौजूद है। ठीक है, जैसे कि रैप्स होगी, एनसीसी वगैरह की होगी, इस तरह का कोई वो सीन नहीं है। तो इसलिए हमारी जो फिटनेस इंडस्ट्री है वो बड़ी लूज रेगुलेटेड है। मतलब ये है कि कोई भी अगर ट्रेनर बनना चाह रहा है तो उसका कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी आवाम में भी जो पॉपुलेशन है, मैसेज है, उसके अंदर भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो अपने लिए एक पर्सनल ट्रेनर, एक फिटनेस ट्रेनर को कैसे उसको सिलेक्ट करें, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें उसमें लाजमी है, उनमें देखनी है। तो एक तो ये वजह भी है कि लोग बहुत ज़्यादा जो है ना एजुकेशन और स्पेसिफिक प्रॉपर एजुकेशन की तरफ उनका ध्यान कम है। ठीक है, उनकी टेंडेंसी नहीं होती है। और वैसे भी जो है ना हम देख रहे हैं कि जिम के अंदर कोई एक बंदा कोई मतलब बस 1 साल 2 साल अगर प्रैक्टिस भी करे तो वो भी कल को जो है ना ट्रेनर अपने आप को क्लेम करते हैं। तो ये जो है ना एक अच्छी चीज़ नहीं है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ख़त्म हो जाए, प्रोफेशनलिज्म आ जाए, प्रॉपर जिसकी ट्रेनिंग हो, जैसे कि बाकी फील्ड्स है उसके लिए प्रॉपर अपनी सर्टिफिकेशन, स्पेसिफिक एजुकेशन होती है। तो मेरे ख्याल से फिटनेस के लिए ये बहुत ज़्यादा कोसों ज़्यादा जो है ना इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि एक फिटनेस ट्रेनर जो है ना ह्यूमन बॉडी के साथ डील करता है, आपके हेल्थ के साथ वो डील करता है। बिल्कुल है। आपके जो है ना बहुत सारे रिस्क ऐसे होते हैं, ट्रेनिंग के अंदर रिस्क भी होते हैं, तो उनकी प्रॉपर अगर आप प्रॉपरली एक प्रॉपर तौर वेल एवेल्युएशन के बाद अगर आप ट्रेनिंग ना कराएं, उनको एकदम से जो है ना अपनी तरफ से कोई तुक्के लगाएं, तो उसमें बहुत सारे हेल्थ रिस्क होते हैं, बहुत इंजरीज के रिस्क होते हैं, आप उनके हेल्थ को जेपरडाइज करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना इस चीज़ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि लोग एजुकेशन, स्पेसिफिक एजुकेशन की तरफ आ जाए। सर, मैंने एक बात नोटिस की है कि हमारे पास जो नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं, उनके पास ट्रेनिंग करने के बाद काफ़ी लोगों को इंजरीज हुई हैं, काफ़ी लोगों के अंदर कोई फॉल्ट पैदा हो गया, साइड इफेक्ट हो गया कोई। तो आप क्या बोलेंगे कि हमें ट्रेनिंग किस बंदे से करनी चाहिए, कैसा ट्रेनर हमारे लिए सूटेबल होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मैंने जैसे पहले आपको मेंशन किया कि हमारे मैसेज जो पॉपुलेशन है, जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ना, उनको ये मतलब बात से यकीनी बनानी चाहिए कि वो किस ट्रेनर को सिलेक्ट करे। तो ट्रेनर के अंदर जो है ना वो कुछ चीज़ें देखनी होती है।
बहुत सारी डिस्कशंस बढ़ जाएगी। एक तो ये कि ट्रेनर कोशिश करे कि सर्टिफाइड ट्रेनर चूज़ करे, ठीक है। अब वो एक अलग बहस आएगी कि कौन सा क्या सर्टिफाइड है। हमारे तो ट्रेनर्स भी जो है ना बड़े अपने आउट ऑफ स्कोप प्रैक्टिसेस करते हैं, और सर्टिफाइड कौन होता है और कौन सी सर्टिफिकेशन जो ना वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन कहलाती है। पहले मैं बजाय उस तरफ चला जाऊँ, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सर्टिफिकेट्स में जो ना काफ़ी सारी किस्में होती है। एक होता है सर्टिफिकेट, एक होता है सर्टिफिकेशन, ठीक है। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस। ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे हाँ जो है ना लोग अगर उन्होंने कोई सेमिनार अटेंड किया, कोई 1 डे 2 डे वर्कशॉप अटेंड किया, सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस को लेकर अपने आप को सर्टिफाइड कहते हैं। ही इज़ नॉट सर्टिफाइड, इसको सर्टिफाइड नहीं कहता है। ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है। स्पेशली मैं ये मैसेज पहले तो आवाम को देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि फिर ट्रेनर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से जो है ना वो आगे वो ना बढ़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने और भी हाईलाइट करनी है। तो सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस वो होता है कि जिसमें आप जाके सेमिनार या कोई वर्कशॉप अटेंड करते हैं। सिंपली उसमें ना कोई एग्जाम का क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, बस आपने कुछ जो मेथड्स है डेमोन्स्ट्रेशन है वो आप डेमोन्स्ट्रेट करके आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस है। ये इस चीज़ की निशानी है कि आपने ये एक छोटा सा कोर्स है, इसको अटेंड किया, उसकी आपके अंदर एबिलिटी आई है या नहीं आई है, इसका कोई शर्त नहीं है, वो आपको सर्टिफिकेट दे दिया होना, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन नहीं होता। एक होता है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन क्या होता है? वो बेसिकली एक फिटनेस ट्रेनर के लिए जिन टॉपिक्स, जिन मज़ामीन का होना लाजमी है, जिनसे आपका फाउंडेशन बनता है, ओवरऑल जो आपको नॉलेज देता है कि आपने फिटनेस के अंदर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो किन किन एरियाज़ का आपका उसमें अमल दखल है, उन सारे टॉपिक्स का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, उस कोर्स के आपने क्रेडिट आवर्स पूरे किए, मतलब आपने उसकी स्टडी आवर्स पूरे किए, और वो कोर्स फिर जो है ना आफ्टर रीडिंग एंड स्टडिंग आपने उसका एग्जामिनेशन भी पास किए। एक सेट स्टैंडर्ड होता है एग्जामिनेशन का, अपना एक स्टैंडर्ड है, और उस स्टैंडर्ड के तहत आपने उस एग्जाम में आपने डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो जो आपने स्किल्स, वो सारी चीज़ें वो आपने प्रूव किया एग्जाम में जो आपने पढ़े हैं, और आपने पास किया है, तब आप जो ना सर्टिफाइड होते हो। सर्टिफिकेशन जो ना वो कोर्स होता है जो कि जनरलाइज होता है, एक जनरल कोर्स होता है, उसमें सारे टॉपिक्स आते हैं। फिटनेस साइंसेस जो हेल्थ एक्सरसाइज साइंसेस होते हैं, उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अलावा भी बायोमैकेनिक्स होते हैं, न्यूट्रिशनल कंसिडरेशंस होते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के साइंसेज होते हैं, प्रोग्राम डिज़ाइनिंग होता है, एक्सरसाइज मैनेजमेंट होते हैं, सेफ्टी गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें उसमें होती है, फिजियोलॉजी होती है। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जनरल कोर्स होता है। तो वो आपका एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। उस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, स्टडी आवर्स आपने पूरे करने होते हैं, और उसका एग्जाम फिर पास करना होता है। देन दैट पर्सन इज सर्टिफाइड, कंसिडर्ड टू बी सर्टिफाइड। और फिर सर्टिफिकेशन में भी जो ना कुछ होते हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो कि स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक प्रोग्राम होते हैं, स्पेशलाइजेशन भी उसको लोग कहते हैं। जैसे कि आप आफ्टर दिस सर्टिफिकेशन, जो आपका मेजर सर्टिफिकेशन है, उसके बाद वो आप करते हैं, यानी फर्ज करें कि आपने सिर्फ न्यूट्रिशन का कोर्स आपने पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन न्यूट्रिशन स्पेशलाइज कोर्स है, वो आपने कर लिया, दैट इज स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट। वो भी सर्टिफिकेशन नहीं होता है, वो भी सर्टिफिकेट होता है, लेकिन वो आपकी एक्सपर्टीज को जाहिर करता है कि आपने किस फील्ड में आपकी थोड़ी सी फोकस ज़्यादा है, आपके एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज आपके है, आप स्पेशलाइज्ड है। इसी तरह ओबेसिटी स्पेशलिस्ट कोर्स है, स्पेशल पॉपुलेशन वाली है, आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट कोर्स है, आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्पोर्ट्स कंडीशनिंग है, उसमें फिर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक आपका। तो इस तरह के सर्टिफिकेट काफ़ी सारे एरियाज है, मोर देन 40 सर्टिफिकेशन तो सिर्फ हमारे जो जिस एसोसिएशन से हम एफिलिएटेड है इनके यहाँ है, IFP इंटरनेशनल के। तो बहुत सारे वो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं, लेकिन एक ट्रेनर के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुनियादी तौर पर, वो है आपका एंट्री लेवल सर्टिफिकेट। एंट्री लेवल सर्टिफिकेट इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना वो लेवल 3 को कंसिडर किया जाता है, ठीक है, जो पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन है। उसके लिए अगर आप न्यू हैं तो आपको लेवल 1 और लेवल 2 से स्टार्ट करना चाहिए। लेवल 1 जिम इंस्ट्रक्टर होता है और लेवल 2 फिटनेस इंस्ट्रक्टर होता है। वो कदरे पर्सनल ट्रेनर से जो है ना वो लो लेवल के उनके स्टडी मटेरियल होते हैं, तो बेसिक चीज़ें होती है उसमें, वो आप वो पास करते हैं तो तब आप प्रमोट होते हैं टू द पर्सनल ट्रेनर, जिसमें आपको लेवल 3 एग्ज़ाम पास करा हो। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ ये बहुत इट्स नीड ऑफ टाइम,
हमारे ट्रेनर्स को जो है ना प्रॉपर सर्टिफिकेशन की तरफ आनी चाहिए। आजकल तो ये देखे, मैंने आपको एक बात कही कि अनइथिकली हम हमारे मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स में किसी को स्पेसिफाई नहीं करता हूँ कि अपने स्कोप से बाहर की चीज़ें आपने देखे होंगे। सोशल मीडिया आजकल हर एक के हाथ में, बिल्कुल बिल्कुल। तो पता नहीं उन्होंने एक भी कभी ज़िंदगी में उन्होंने कोई प्रोग्राम अटेंड भी नहीं किया होता और लाइन ऑफ एक्सपर्टीज़ उन्होंने अपने साथ लिखे होते, पता नहीं किन किन चीज़ों के माहिर अपने आप को समझते बिल्कुल हैं ऐसे ही। और क्या क्या सर्टिफिकेट और क्या क्या कोर्सेज वो अपने आप के साथ उन्होंने मेंशन किए होते, इल्ला माशाल्लाह कुछ लोगों ने किए होते तो ठीक है वो, लेकिन हमें क्या पता किसने किए किसने नहीं किया। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है ना वो फॉल्स क्लेम्स बहुत ज्यादा करते हैं। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई है, पता नहीं किन किन चीजों के क्लेम करते हैं। मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ यार कि एक बंदा जिसको मिसाल के तौर पर जिसको मतलब फिजियो थेरेपी की स्पेलिंग भी लिखना नहीं आता है, एक आम बंदा होता है अंडर मैट्रिक, वो अपने आप को पता नहीं थेरेपिस्ट समझते हैं। एक आम ट्रेनर होता है जो अंडर मैट्रिक होता है, वो अपने आप को डाइटिशियन अपने साथ लिखा होता है। अब अगर आप देखें थेरेपिस्ट और डाइटिशियन की जो एक डेफिनेशन है उसको अगर आप उठा लें तो वो बहुत स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है, उसके अंदर तो अच्छे अच्छे ट्रेनर भी फॉलो नहीं करते। तो मैं कहने का मकसद ये है कि ट्रेनर्स को हमेशा अपने स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में रहना चाहिए, अपने स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से ज़्यादा की चीज़ों को अप्रोच ना करें और न ही उसमें क्लेम्स करें, और अपनी जो उनको जो चीज़ें सीखनी चाहिए वो प्रॉपर कोर्सेज़ का इंतखाब करें और उन कोर्सेज़ को पूरा करें पैशन के साथ और सही तरीके से, और तभी जाके जो ना वो अपने सर्विसेज ऑफर करें। तो मेरे ख्याल से इससे लोगों की जानें भी बच सकती हैं और रिस्क ऑफ इंजरीज भी कम हो सकते हैं और लोगों में उनका अच्छा रुझान जाएगा। और सिर्फ ये नहीं, हमारी पूरी इंडस्ट्री के बारे में जो ना एक अच्छा रुझान, एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री इसलिए भी थोड़ी सी बदनाम है कि लोग अपनी तरफ से पता नहीं फॉल्स क्लेम्स करते हैं और अपनी तरफ से ओवर इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। बिल्कुल ऐसे। जो चीज़ें उन्होंने नहीं की होती है वही चीज़ें करते हैं, जो चीज़ें उनकी है उनकी जो सर्टिफिकेशन है उसकी भी उनको पता नहीं होता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, आप किन किन चीज़ों के लिए अलाउड है। फ़र्ज़ करिए कि एक पर्सनल ट्रेनर है, उनको सिर्फ और सिर्फ जो हेल्दी क्लाइंट्स है उसको डील करने का इजाज़त है, ठीक है। अब पर्सनल ट्रेनर जो है ना वो जो क्रॉनिक कंडीशंस के साथ क्लाइंट्स होते हैं, लाइक हार्ट डिजीज़ हो गए, आपके मेटाबॉलिक कंडीशंस हो गए, इसमें आपके हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ वगैरह और भी बहुत सारे जो रिस्की डिजीज़ होते हैं, जो क्रॉनिक कंडीशंस होते हैं, उनको नहीं डील कर सकते। यू आर नॉट ट्रेन टू डील दोज क्लाइंट्स अनलेस यू आर अ एडवांस पर्सनल ट्रेनर, जो कि उस कोर्स में जो है ना स्पेशल फोकस होता है ऑन द स्पेशल केसेस, आपके जो डिजीजेज है उसके ऊपर जो ना उसको हम कहते हैं क्लाइंट सेंटर्ड प्रिस्क्रिप्शंस, वो आपने नहीं पढ़े हो तो तब तक आप जो ना जो स्पेशल पॉपुलेशन को डील नहीं कर सकते, आप ट्रेन नहीं कर सकते। हाँ, आप हेल्दी पॉपुलेशन को ट्रेन कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए कि बहुत सारे यहाँ पे लिमिटेशंस हैं जिन्हें हमें समझना होता है। एक ट्रेनर अगर अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहते तो इन चीज़ों को समझ के चले, ठीक है। तो इस तरह से यही बात जो है ना आप हमारी उनके लिए भी है जो कि क्लाइंट्स हैं, मेंबर्स हैं जिम के, और जो पॉपुलेशन है जो कि फिटनेस के अंदर आ रहे हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें बताना मकसूद थी कि वो जब भी सिलेक्शन करे अपने ट्रेनर का तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं वो देख के उनको सिलेक्ट किया, ठीक है। अगर एक इंडिविजुअल चाह रहा है कि वो इनरोल करे इस कोर्स में, लाइक एज अ पर्सनल ट्रेनर या सर्टिफाइड हो, लेकिन तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया हो चाहिए, कितना टाइम पीरियड लगेगा, क्या सब कुछ होगा इसमें? देखिए बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट कोई अच्छी डिग्री है ऑलरेडी स्पोर्ट्स में, ठीक है, स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स साइंसेस की, तो फिर आपको डायरेक्ट अगर कोई सर्टिफिकेशन करना भी है तो आप लेवल 3 कर लें मेरे ख्याल से आपके लिए वो, क्योंकि आपने अगर सही चीज़ें पढ़ी अपने कोर्स की तो लेवल 2 लेवल 1 करने की ज़रूरत नहीं है उनको, वो डायरेक्ट लेवल 3 कर लें। जो पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन ये एंट्री लेवल का कोर्स है। कभी भी आप एकदम जो है ना बगैर इस सर्टिफिकेशन के किए हुए आप डायरेक्ट ना किसी स्पेशलाइज कोर्स में आप जंप ना करें, ठीक, लाइक न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन हो गया, किसी स्पेशलाइज फोकस कोर्स में जो ना वो ना करें, पहले पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन कर लें, ठीक है, लेवल 3। और अगर आपने बिल्कुल कभी कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं किया और आपका कोई स्पेशलाइज्ड एजुकेशन भी नहीं है, एकेडमिकली जो है ना आप स्पोर्ट्स में एजुकेशन में इन्वॉल्व नहीं है, लाइक स्पोर्ट्स साइंसेज एक मैंने जिक्र किया उसका, तो फिर आपको मेरे ख्याल से आपको लेवल 1 से प्रॉपर जो उसकी बेस है वो बनानी चाहिए। लेवल 1 में आपको इनरोल करना चाहिए और फिर लेवल 2 करना चाहिए प्रॉपरली
ग्रेजुअली आपको ग्रो करना चाहिए अपने जो प्रोफेशनल स्किल्स है, और तभी फिर लेवल 3 में आपको इनरोल करना चाहिए। और याद रखिए कि ये सारे कोर्सेज सिर्फ इसमें आपको टाइम डेडिकेट करना होता है, आपको स्टडी कम से कम 2 से 3 घंटे आपको स्टडी टाइम देना होता है, और इन्हीं चीज़ों को जो आप पढ़ते हैं, जो आप गेन करते हैं नॉलेज, इसको डेली बेसिस पे आपने प्रैक्टिसाइज भी करना है। आपने मतलब इसी थ्योरी को प्रैक्टिस में भी डालना होता है। आपको कहने का मकसद ये कि आपको कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिसिंग भी होना चाहिए। एक ट्रेनर कहीं जिम में, बेशक आप इंटर्नशिप करें, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आप इफेक्टिवली अपने जो कोर्स है उसको पूरा कर सकते हैं। सही, ठीक हो गया। अच्छा, नॉर्मली एक मिथ पाया जाता है कि जिम या बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, प्रोटीन शेक्स होते हैं, हमारे पास स्टेरॉइड्स होते हैं, टोटल प्रोटीन ही है। और एक और बात भी होती है, जो नॉर्मल हम जो वर्कआउट करते हैं या जॉगिंग कर रहे होते हैं, उनसे मैंने पूछा है ना, तो वो कहते हैं कि उनसे मैंने पूछा व्हाट इज़ प्रोटीन, वो कहते हैं आई डोंट नो, ये तो बॉडी बिल्डिंग की डाइट होती है। तो ये इसके बारे में आपके क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए वो न्यूट्रेंट है जो कि हमारी बॉडी में बिल्ड एंड रिपेयर, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, उसमें प्रोटीन इन्वॉल्व है। ठीक है, आप एक्सरसाइज करें ना करें, आप बॉडी बिल्डर हो ना हो, आपको प्रोटीन जो है ना एक सर्टेन अमाउंट में डेली बेस पे आपको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो ट्रेडिशनल डाइट्स है वो प्रोटीन में लैक करते हैं, वो प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, प्रोटीन वैसे ही हमारी बॉडी की डेली नीड होती है। ठीक है, अब प्रोटीन का मकसद ये नहीं कि आप सप्लीमेंट ले लें, प्रोटीन आप बहुत सारे वैरायटी ऑफ नेचुरल फूड्स होते हैं उसमें से मैनेज कर सकते हैं। तो प्रोटीन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर प्रोटीन, आम लोग ये होते हैं कि प्रोटीन का अगर आप उनको बताएं, उनका एकदम माइंड चला जाता है उसके ऊपर, सप्लीमेंट के ऊपर। तो बात अगर सप्लीमेंट की हो, सप्लीमेंट भी सिर्फ आपको तब ज़रूरत होती है जब आप अपने जो डेली नीड ऑफ प्रोटीन है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर बॉडी। अब ये नीड के ऊपर अलग से एक पूरा डिस्कशन है कि किसको कितना नीड है। एक आम बंदे को कम से कम जो है ना पौने ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक जो है ना पर केजी बॉडी वेट डेली बेस पे लेना होता है। दिस इज जनरल नीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, आप अगर किसी कार्डियो या किसी एंड्योरेंस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आपको कम से कम जो है ना 1.1 से लेकर 1.2 या 1.3 तक जो है ना आपको कम से कम वो टारगेट करना चाहिए पर केजी बॉडी वेट 1 ग्राम। ठीक है, आप अगर स्ट्रेंथ एक्टिविटीज़ में जैसे वेट ट्रेनिंग्स है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग्स है या कोई ऐसी एक्टिविटी करे तो आपका जो है ना नीड एक्सपेंड हो जाता है। आपका कम से कम 1.4 से लेकर 2 ग्राम तक आपका नीड जो है ना एक्सपेंड हो जाता है। तब आपने उस रेशो पे लेना होता है। तो फिर आप ये देखते हैं कि आया आप वो जो क्वांटिटी है वो आप नेचुरल डाइट से मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं नेचुरल डाइट से तो उससे बेहतर कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, आपको कभी भी सप्लीमेंट की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो फिर आपको ये देखना होता है कि कितना आप नेचुरल में से मैनेज कर रहे हैं और कितना आपका रिमेनिंग जो पार्ट है, डेफिशिएंसी है, वो फिर आप जो है ना सप्लीमेंट की डेफिनेशन भी यही है कि आपकी जो कमी, जो बची कुची कमी है उसको आप जो है ना सप्लीमेंट करें, उसको पूरी करें। तो सप्लीमेंट का मकसद ये भी नहीं है कि आप डिपेंड ही सप्लीमेंट के ऊपर करें। कुछ लोग तो बस सप्लीमेंट ही सप्लीमेंट, जब भी देखो हर वक्त जो है ना सप्लीमेंट। यार सप्लीमेंट इतना भी नहीं करता है। सप्लीमेंट का हम कभी भी जो है ना इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते कि वो आप लाजमी सप्लीमेंटेशन की तरफ जाए। अगर आप नेचुरल डाइट से मैनेज कर सकते हैं तो नेचुरल डाइट बॉडी के लिए इससे बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं है। इवन मतलब वो एक बहुत बड़ी डिस्कशन है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, साइड इफेक्ट्स है या नहीं है। बिल्कुल जाहिर बात है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप बहुत ज़्यादा पानी भी हद से ज़्यादा पी लें तो आपको बहुत सारी कंडीशंस, आपको और भी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी डेफिशिएंसी आपकी हो जाती है, आपको ख़राब कर सकते हैं। तो अच्छी जाए कि आप कोई सब्सटेंस ले रहे, कोई सप्लीमेंट ले रहे, कोई न्यूट्रिएंट ले रहे, तो जाहिर बात है उसकी ज़्यादा यूज़ जो है ना वो एक आपको साइड इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन की और इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। उम्मीद है कि हमारी जो मेन क्यूरीज हैं वो क्लियर हो गई हैं। अगर उधर किसी की कोई क्यूरी हुई तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम दोबारा सर के पास आएंगे, सर से टाइम लेंगे इनसे और वो क्यूरी क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।